नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये कहानी लखनऊ के एक छोटे से शहर से शुरू होती है, जहाँ पर एक रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। रमेश जो होता है अपनी पत्नी के साथ, जिसका नाम सविता होता है, और अपने 4 बच्चों के साथ रहता था। 4 बच्चों में सबसे बड़ा बेटा जो होता है, जिसका नाम अमित होता है। अमित की जो उम्र होती है अभी 7.5 साल होती है, लेकिन वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ा होता है। उसके 3 बहन भाई और होते हैं। सबसे उससे छोटी पूजा और उससे छोटा मनोज, और सबसे छोटा जो भी सिर्फ गोदी में ही था, जो भी माँ का दूध पीता था, जिसकी नाम होता है गुड्डू। ये जो रमेश था, ये मेहनत मजदूरी करके अपने घर पर आया करता था। मेहनत मजदूरी से ही अपना घर चलाया करता था। ये मेहनत मजदूरी करता, दिन में थका हारा अपने घर आता था, लेकिन रात में जैसे अपने घर आकर बढ़ता था तो इसे सुकून की नींद आ जाया करती थी, क्योंकि अपने बच्चों को घर में देखता था, अपनी पत्नी को घर में देखता था, तो उसे अलग सा सुकून आता था। क्योंकि इसकी पत्नी जो होती थी बहुत समझदार थी। वो अपने पति के साथ चलने वाली पत्नी थी। वो अपनी पति का हर वक्त साथ देती थी, चाहे अच्छा बुरा टाइम हो, चाहे बुरा टाइम हो। उसका पति जो होता था ये चीज़ देखकर बहुत खुश हो जाता था। अब रमेश जो होता है वो शाम के वक्त आकर अपने घर में माहौल देखकर बहुत खुश हो जाया करता था। अब ऐसे ही इनका जो दिन थे इनके ऐसे ही गुजर रहे थे। रमेश जो होता है सुबह के टाइम मजदूरी करके आता, शाम के टाइम अपने घर पर रहता था। इसके जो बच्चे होते थे वे दिन भर चहकते रहते थे, यानी कि चिड़िया की तरह चहकते रहते थे। दिन भर वे खेलते रहते थे। ये देखकर उसे और भी सुकून मिलता है। समय ऐसे ही बीतता रहता है, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर होता है। अब एक दिन रमेश जो होता है जैसे ही काम पर जा रहा होता है, जब काम पर जा रहा होता है तभी एक ट्रक वाला जो होता है उसे टक्कर मार देता है। जब ट्रक वाला उसे टक्कर मार देता है, टक्कर मार देने के बाद रमेश की मौके पर ही मौत हो जाती है। मौके पर जब उसकी मौत हो जाती है, जान चली जाती है, तब सविता को ये बात बताई जाती है। तो सविता जो होती है उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वो चीखने लगती है, रोने लगती है और कहती है कि आखिरकार आप हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं, और मैं आपके बिना अपने बच्चों को कैसे संभालूंगी, और हमारा सहारा कौन बनेगा, हमारा आपके बिना था ही कौन, हमारा घर कैसे चलेगा। वो ये बात कहकर रो रही थी। उसके बच्चा जो सबसे बड़ा था अमित, इसकी उम्र भी 7.5 साल ही थी, वो भी रो रहा था, वो भी चीख रहा था अपने पिता के लिए, और बच्चे भी रो रहे थे। अब सविता के ऊपर भारी जिम्मेदारी आ जाती है। जब भारी जिम्मेदारी आ जाती है तो पहले तो शोक सभा मनाया जाता है, यानी कि कई दिन हो जाते हैं, कई दिन तक उनके घर का चूल्हा भी नहीं चलता है। आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे उनके घर पर खाने पीने का सामान रख दिया करते थे, खाने पीने की चीज़ें ला कर रख दिया करते थे। अब ऐसे ही समय बीतता चला जाता है, लेकिन कहते हैं ना, समय के साथ साथ समय किसी के लिए नहीं रुकता है। समय जो होता है वो आगे बढ़ता चला जाता है। अब इधर आस पड़ोस के जो लोग होते हैं वे अपने काम में लग जाते हैं, भी उन पर ध्यान नहीं देते हैं। अब इनके घर में ना ही तो रोटी बनती है, ना ही चूल्हा जलता है, क्योंकि उनके घर में सिर्फ रमेश ही कमाने वाला था। रमेश ही मेहनत मजदूरी करके लेकर आया करता था, तब कहीं जाकर इनके घर का चूल्हा चला करता था। अब ऐसे ही जब इनके घर में एक दिन बीत जाता है, बच्चे जो होते हैं भूख से बिलख रहे होते हैं, भूख से तड़प रहे होते हैं, तब कहीं जाकर सविता जो होती है अपने माँ बनने का फ़र्ज़ निभाती है और सोचने लगती है कि मुझे ही कुछ करना होगा, मेरे पति तो अभी इस दुनिया में रहे नहीं है। तभी सविता जो होती है वो घर घर जाकर काम मांगने लगती है। उसे काम मिल भी जाता है कई घरों में। काम मिलने के बाद वो अपने घरों में काम करने लगती है, तब कहीं जाकर अपने बच्चों को खिलाया करती थी। लेकिन उसका जो सबसे छोटा बेटा उसके बिना रुका नहीं करता था। वे 3 बच्चे जो होते हैं वे तो रुक भी जाया करते थे। छोटे बेटे को उसे साथ ले जाना पड़ता था, साथ ले जाती थी तो उसको भी संभालती थी, घर का काम भी क्या करती थी, और घर के काम के साथ साथ उसे अपने बच्चों की चिंता भी रहा करती थी कि मेरे बच्चे मैं बंद करके आती हूँ उन्हें कमरे में, कि आखिरकार वे कैसे रह रहे होंगे, वे कैसे सोच रहे होंगे कि माँ कितनी देर में आएंगी। इसलिए वो कामों को बिगाड़ दिया करती थी। जिन घरों में काम किया करती थी वहाँ पर काम को सही से नहीं कर पाती थी। तभी उसे घरों से काम से निकाल दिया जाता है और उसे कहीं पर काम भी नहीं मिलता है। जब उसे कहीं पर काम भी नहीं मिलता, अब वो सोचने लगती है कि मैं अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगी। अब इधर 2 दिन बीत जाते हैं। जब 2 दिन से उनके घर में कुछ खाने को नहीं बनता है तो सविता जो होती है बिलख बिलख कर रोने लगती है। वो उसके जो बच्चे होते हैं भूखे होते हैं, वे उसके बच्चों के जो पेट होता है वो इतना खाली होता है। उसके पेट से दुआ निकल रही थी कि हमारी माँ आखिरकार हमारे लिए कब खाना लेकर आएगी। इधर सविता जो होती है वो भी तड़प रही होती है। वो सोच रही होती है कि मैं अपने बच्चों को भूखे पेट देखूँ तो देखूँ कैसे, मेरे से अपने बच्चे भूखे पेट नहीं देखे जाएंगे। अब ऐसे समय बीतता चला जाता है। वो हर रोज़ देखा करती थी कि उनके बच्चों की थाली होया करती थी वो खाली रखी हुई होती थी। जब भी वो एक दिन फैसला लेती है, वो कहती है कि मैं अपने बच्चों को भविष्य ना अच्छा बना सकूँ तो इन्हें खाली पेट भी नहीं रख सकती, इन्हें भूखे पेट भी नहीं रख सकती। तभी वो निश्चय करती है, निर्णय लेती है कि वो अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ देगी। तभी सविता देवी जो होती है वो अनाथ आश्रम जाती है। अनाथ आश्रम में जाने के बाद वो अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है और कहती है कि मेरे बच्चे कई दिन से भूखे हैं और ना ही तो मैं इन्हें खिला पा रही हूँ, ना ही इन्हें मैं
अच्छा दे पा रही हूँ, शायद आप इन्हें अपनी हाँ रख लीजिए, टाइम पर खा तो लेंगे, टाइम पर एक खाना तो खाएंगे। जब अनाथ आश्रम के जो कर्मचारी होते हैं उनकी ये बात सुनते हैं तो अनाथ आश्रम के कर्मचारियों को उन पर दया आ जाती है। जब दया आ जाती है तो चारों बच्चों को भी अपने पास ले लेते हैं। अब चारों बच्चों में से जो अमित होता है वो कहता है कि माँ, आप हमें यहाँ क्यों छोड़ कर जा रही हैं, आप हमें आपसे अपने आप से दूर क्यों कर रही हैं, आपके बिना हमारा कोई नहीं है और आप हमें अनाथ आश्रम में छोड़ के जा रही है। इधर उसके जो भी छोटी बच्ची थी वो उसको भी छोड़ देती है। अब इधर वो सोच रही थी कि मेरे बच्चों को मैं कैसे बताऊं कि मैं नहीं कर पाऊंगी, उन्हें 2 वक्त का खाना नहीं खिला पाऊंगी, क्योंकि ना ही तो उसे काम मिल रहा था, ना ही उसके करना धरना बस की रह रहा था, क्योंकि भूखे पेट वो कई दिन से रह रही थी। अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा खिला भी रही थी लेकिन वो कुछ खुद भी नहीं खा रही थी। अब ऐसे ही उसके जो बच्चे होते हैं वे अपनी माँ से सवाल कर रहे होते हैं मन ही मन में, क्या माँ आप हमसे दोबारा मिलने आएगी। इधर माँ का जो आंचल होता है वो फट रहा होता है, माँ की जो कालजा होता है वो फट रहा होता है। वो सोच रही होती है कि मैं अपने बच्चों को कैसे दे रही हूँ, वो दे ही नहीं पा रही थी। एक बार को सोचती है कि मैं ना दूँ, लेकिन उसे कालजे पर पत्थर रखकर अपने बच्चों को देना पड़ता है। जब वो अनाथ आश्रम में अपने बच्चों को दे देती है, दे देने के बाद अब वो सोचने लगती है कि मैं कहाँ जाऊँ। तभी वो रोड पर चल रही होती है, उसको छोटा सा एक एक्सीडेंट हो जाता है। जब छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है तब वो हॉस्पिटल में जाती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद वो इधर देखती है कि उसके बच्चों का नाम तो याद है उसे, उसके बच्चों की कहानी याद है, लेकिन वो ये भूल जाती है कि उसने आखिरकार अपने बच्चों को छोड़ा तो छोड़ा कहाँ पर है। अब ऐसे समय बीतता चला जाता है। इधर ये जो महिला होती है ये इधर उधर मांग कर खा लिया करती थी, लेकिन इसके बच्चे जो होते हैं इधर 3 बच्चे जो होते हैं जिसमें पूजा, मनोज और गुड्डू, उन्हें गोद लेने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं, उन्हें गोद ले लेते हैं। गोद ले लेने के बाद उन्हें अपने घर पर ले जाते हैं। इधर अमित जो होता है जिसकी जो थोड़ा बड़ा हो चुका था उसे कोई गोद नहीं लेता है, उसे ना ही तो कोई ले जाने वाला होता है, ना ही उसे कोई अपने पास रखने वाला होता है, क्योंकि वो अब बड़ा हो चुका था। अमित जो होता है वो सोचने लगता है कि क्या मैं किसी के लिए नहीं बना हूँ, क्या मुझे कोई नहीं अपनाएगा, क्या मुझे कोई अपने घर नहीं ले जाएगा। अमित के मन में सारे सवाल चल रहे थे। अमित सोच रहा था कि मेरी माँ भी मुझे यहाँ पर छोड़ गई। अब अमित जो होता है वो सोचने लगता है कि मैं भी एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। अब ऐसे ही वो अपनी पढ़ाई करने लगता है। अनाथ आश्रम में रहकर जब अपनी पढ़ाई करता है तो पढ़ाई पूरी कर लेता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ साल बीत जाते हैं, वो 18 साल का हो जाता है। उसकी जो इंटर होती है वो भी पूरी हो जाती है। जब 12th क्लास भी पूरी कर लेता है और उसकी उम्र 12 साल हो जाती है, तभी अनाथ आश्रम से उसे जाना था, क्योंकि वो बालिग हो चुका था, अब नाबालिग नहीं रहा था। अब जैसे वो अनाथ आश्रम से निकलता है, निकलने के बाद अब सोचने लगता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अब तभी इधर उधर भटकने लगता है। इधर उधर भटकते भटकते एक इसे काम मिल जाता है। इसे काम जो मिलता है वो अखबार देने का मिलता है, घरों घरों में अखबार देने का काम मिलता है। ऐसे ही ये कि लोगों की गाड़ियाँ साफ करता है, यानी कि कभी कभी जूते भी साफ किया करता था। वो दिन भर में सिर्फ काम ही करता रहता था। अगर वो रात में आराम करता था, रात में भी आराम करते करते वो पढ़ाई करता था, बस सिर्फ अपनी पढ़ाई करता था। वो सोचता है कि मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, बड़ा आदमी बनने के बाद मैं अपनी माँ को ज़रूर ढूंढूंगा। अब जैसे ही अपनी पढ़ाई करने लगता है, जब पढ़ाई करने लगता है तो अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेता है, क्योंकि इतने पैसे उसके पास हो चुके थे जिससे कि वो अपना एडमिशन करवा सके और अपनी पढ़ाई कर सके। क्योंकि वो दिन भर अलग अलग काम किया करता था, और जिस घर में वो गाड़ी साफ किया करता था उस घर के जो मालिक होते हैं वे बड़े ही नेक होते हैं। वे कभी कभी उसकी बिना वैसे भी मदद कर दिया करते थे, चाहे उसके पैसों से हो चाहे कैसे भी हो। वो हर दिन उनकी गाड़ी साफ किया करता था। अब ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। जब समय बीतता चला जाता है तो अमित जो होता है वो सोच रहा होता है कि मैं आखिरकार कुछ बन भी पाऊंगा या फिर नहीं बन पाऊंगा। ये पढ़ाई मैं किस लिए कर रहा हूँ, ये पढ़ाई मैं किसके लिए कर रहा हूँ, और मेरी पढ़ाई से क्या होगा, मैं कैसे बड़ा आदमी बनूंगा। जब ये सारी बातें सोचने लगता है, जब सारी बातें सोचने लगता है तब ये एक न्यूज़पेपर में पढ़ता है। तो न्यूज़पेपर में आ रहा होता है कि एक ऑटो वाले का लड़का बना IPS। जब ये सारी चीज़ें देखता है तो उसके मन में एक दिमाग में एक बात बैठ जाती है। वो सोचने लगता है कि जब एक ऑटो वाले का बच्चा एक IPS बन सकता है तो मैं क्यों नहीं बन सकता। तभी ये जो अमित होता है ठान लेता है कि मुझे भी IPS बनना है, मुझे भी एक अधिकारी बनना है, मुझे भी बड़ा अधिकारी बनना है। अब इधर ये जो अमित होता है ये भी सोच लेता है। सोचने के बाद ये अपनी ग्रेजुएशन भी कर रहा होता है, इधर कोचिंग भी कर रहा होता है, इधर UPSC की फॉर्म भी भर देता है, UPSC की तैयारी भी कर रहा होता है जब इसकी ग्रेजुएशन खत्म हो जाती है। अब UPSC की तैयारी कर रहा होता है, तभी ये अपनी दिन रात मेहनत करता था, दिन रात पढ़ता था। अब जैसे ही इसकी UPSC का जो पेपर होता है वो पास आने लगता है, तो इसका जो पेपर होता है वो पेपर देकर आता है। पेपर देकर आने के बाद अब इससे पता चलता है कि उस दिन रिजल्ट आने वाला है। अब जब ये सारी चीज़ें देखता है तब ये जहाँ पर गाड़ी साफ किया करता था वहाँ के जो मालिक थे वो बहुत अच्छे होते हैं। अपने मालिक से कहता है कि मालिक, मैंने UPSC का पेपर दिया है और मेरा आज रिजल्ट आने वाला है, अगर आपके पास टाइम हो तो प्लीज़ मेरा रिजल्ट देख लेना थोड़ा सा टाइम निकाल कर। इधर इसके जो मालिक होते हैं वाकई में बहुत अच्छे होते हैं। वे उन्हें भी
बहुत अच्छा लग रहा था। वे भी उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे थे और सोच रहे थे कि कब इसका रिज़ल्ट आएगा और भगवान इस बच्चे की सुन ले और भगवान इस बच्चे को जो बनना चाहता है वो बना दे। क्योंकि उस घर के जो मालिक होते हैं वे जानते थे कि उस बच्चे ने कितनी मेहनत की है, वो कितनी दिन में कितनी कड़ी मेहनत करता है और पूरे दिन काम ही करता रहता है। अभी तो उसके मालिक जो होता है वो जीने पे बैठ जाता है, जीने की सीढ़ी पे बैठकर वो ये देख रहा था बार-बार कि इसका रिज़ल्ट कब आएगा। उसको बार-बार जब रिज़ल्ट खोल कर देख रहा था तभी रिज़ल्ट आ जाता है। रिज़ल्ट आने के बाद वो बड़ा ही खुश हो जाता है। खुश हो जाने के बाद वो अमित के पास जाता है और कहता है कि अमित, तेरा रिजल्ट आ गया भाई और तू पास हो गया और तेरा पेपर जो है क्लियर हो गया। अमित जो होता है उसको खुशी का ठिकाना नहीं होता। इधर सबसे ज़्यादा खुशी होती है तो उसके मालिक को होती है, उसका भी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो भी सोच रहा होता है कि इस बच्चे की भगवान ने सुन ली। अब अमित जो होता है वो सोचने लगता है कि पेपर तो मेरा क्लियर हो गया, लेकिन जो इंटरव्यू है वे कैसे क्लियर होंगे। उनकी तभी कोचिंग लेने लगता है। अब इधर से वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने लगता है, तैयारी करने लगता है। जब इंटरव्यू की तैयारी करने लगता है तभी वो सारे इंटरव्यू क्लियर कर लेता है। क्लियर करने के बाद वो एक IPS अधिकारी बन जाता है। जब IPS अधिकारी बन जाता है तो वो सोचने लगता है, उसे घर एक सरकारी गाड़ी मिलती है और घर आवास भी मिलता है रहने के लिए। अब उसके ज़िंदगी में अगर कुछ कमी खल रही थी तो वो ये खल रही थी कि उसकी माँ कैसी होगी कैसी नहीं होगी। अब तभी वो जब जैसे ही वो IPS अधिकारी बन जाता है, IPS अधिकारी बन जाने के बाद वो सोचने लगता है कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन एक माँ ही नहीं है। अब ऐसे ही समय बीतता चला जाता है। वो अपनी पूरी ईमानदारी से अपनी जॉब किया करता था, पूरी ईमानदारी से अपनी नौकरी किया करता था। अब एक दिन जैसे ही वो कहीं जा रहा होता है तभी उसकी गाड़ी से एक बूढ़ी अम्मा जो होती है वो टकरा जाती है। जब टकरा जाती है तभी उनका ड्राइवर जो होता है वो निकलता है बाहर। निकलने के बाद वो बूढ़ी अम्मा को डांटने लगता है। जब वो डांटने लगता है तभी अपनी अमित नीचे उतरता है और कहता है कि तुम इनके साथ ऐसा ना करो, देख नहीं रहे हो कि इनकी हालत क्या हो रही है और बेचारी को इनको चोट लग गई और ऊपर से तुम इन्हें डांट रहे हो। तभी अमित जो होता है उन्हें गाड़ी में बैठाता है। गाड़ी में बैठाने के बाद उन्हें एक अस्पताल ले जाता है। अस्पताल जब ले जाता है तो उनका इलाज करवाता है। जो उनमें थोड़ी बहुत चोट लग गई थी। अब वो उनसे कहता है कि अम्मा तुम कहाँ पर रहती हो, तुम क्या करती हो। तो वो कहती है कि बच्चे मैं तो अपना भीख मांग कर पेट भरती हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे बाल बच्चे कहाँ पर हैं। तभी जो इसकी माँ यानी कि इसकी माँ थी इसे अभी तक पता नहीं था, क्योंकि उसका जो चेहरा था वो ऐसा हो चुका था कि वो भूल चुका था। क्योंकि वो 7.5 साल का था जब उसकी माँ उससे अलग हुई थी, तब उसका चेहरा कुछ और था। लेकिन उसकी माँ को बुढ़ापा आ चुका था। जो उसका चेहरा था वो वाकई में एक भिखारन जैसा चेहरा हो रहा था, यानी कि उसके चेहरे पर काले काले हो रहे थे सब जगह। अब वो ऐसे ही पूछने लगता है कि तुम्हारा परिवार कहाँ है। तब वो अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है और कहती है कि बेटा मेरा परिवार जो है पता नहीं कहाँ पर चला गया है। इधर वो अमित से पूछती है कि बेटा तुम्हारे परिवार में कौन कौन है। तो बताता है कि अम्मा मेरे परिवार में मेरे 2 भाई हैं और एक बहन है और एक मेरी माँ है, और पता नहीं वे कहाँ पर हैं और किस हाल में है। मैं अपने भाई और बहन को तो जानता हूँ लेकिन मेरी माँ का पता नहीं कहाँ पर है। चलो छोड़ो, खैर मेरी माँ तो मिल ही जाएगी, लेकिन आप ये बताओ कि आपके घर में कौन है और वे कहाँ पर है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो बताती है कि पता नहीं बेटा, मेरे जो बच्चे थे मैंने उन्हें छोड़ दिया था। वो स्टार्टिंग से अपनी कहानी बताती है। वो बताती है कि मेरे पति जो होते मेहनत मजदूरी कर कर घर पर आया करते थे और मेरे 4 बच्चे होते हैं। 4 बच्चों में से एक बेटा मेरा जिसका नाम अमित होता है, जिसकी उम्र 7.5 साल होती है, और मेरी एक बेटी होती है और मेरे 2 बच्चे और होते हैं और एक बेटा होता है जिसके जो मेरी गोद में होता है। लेकिन मैं उन्हें छोड़कर कहीं भूल गई हूँ, मुझे याद नहीं कि वे कहाँ पर चले गए हैं। जब वो ये सारी बातें सुनता है, बातें सुनने के बाद वो जान जाता है कि ये कोई और नहीं है, वो उसकी माँ है। तभी उसे गले लगा लेते हैं। गले लगाने के बाद वो कहता है कि माँ तुम कहाँ थी। माँ मैं अमित हूँ, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना। जब उसकी माँ ये बात सुनती है कि उसके सामने उसका बेटा अमित बैठा है, आपने हमें अनाथ आश्रम में छोड़ा था, अनाथ आश्रम में छोड़ने के बाद आप हमसे कभी नहीं मिलने आई, हम आपकी राह तकते रहे, हम आपको देखते रहे कि हमारी माँ हमसे मिलने आएगी, लेकिन आप हमसे नहीं मिलने आती है। इसकी माँ जो होती है जब ये सारी बातें सुनती है तो गले लगकर रोने लगती है, बिलखने लगती है और कहती है कि बेटा कहाँ पर थे तुम, कहाँ नहीं थे, तुम्हारे भाई बहन कहाँ पर है। तो अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं अपने भाई बहन को लेकर आ जाऊँगा, उन्हें बड़े बड़े लोग जो हैं लेकर चले गए थे। अब ऐसे उनके बारे में पता करता है। पता करने के बाद जहाँ जहाँ उन्हें ले जाया गया था, जिन्होंने उन्हें गोद लिया था, जब वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर जाने के बाद वो देखता है कि उसकी बहन जो होती है पूजा, वो पढ़ रही होती है, एक अच्छे कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कर रही होती है। तो जब देखता है कि वो बहुत ही खुश है, उसके जो परिवार वाले हैं वे बहुत खुश रखते हैं और बहुत अमीर है, उसे सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो वे उनसे वो बच्ची नहीं लेना चाहते थे, अपनी बहन नहीं लेना चाहता था। अब अपने दूसरे भाई मनोज के पास जाता है, जिन्होंने उसे गोद लिया था। जब वहाँ पर जाकर देखते हैं तो देखते हैं कि वो उनका एक लौता लड़का होता है, यानी कि वो इंजीनियर कर रहा होता है और वो भी अपने उस परिवार के साथ बहुत खुश होता है। तो फिर उसके पास भी नहीं जाता है।
अब वो गुड्डू के पास जाते हैं। गुड्डू के पास जब जाकर देखते हैं, उसके बारे में पता करते हैं, तो देखते हैं कि गुड्डू जो होता है वो भी एक अच्छे स्कूल से पढ़ाई कर रहा होता है। अच्छे स्कूल से जब पढ़ाई कर रहा होता है, तो इधर जो इसका भाई होता है वो सोच रहा होता है कि मुझे अब ये मेरे जो भाई बहनें ने ये खुश हैं अपनी जगह पर, अपने परिवार में खुश हैं, तो मुझे इनके साथ नहीं जाना चाहिए। उन परिवारों की खुशी नहीं छीननी चाहिए जिन्होंने इन्हें आज से कुछ साल पहले ले लिया था और जिन्होंने इन्हें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी। वो अपनी माँ से आकर सारी बातें बताता है और कहता है कि माँ वे अपने नए परिवार के साथ बहुत खुश हैं और हमें शायद उन्हें वहीं पर रह देना चाहिए। उसकी माँ जो होती है वो कहती है कि बेटा ठीक कह रही हो, लेकिन तुम मेरे साथ रहोगे ना? तो वो कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा माँ, मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ के जाऊँगा, और मैंने तुम्हारी आज तक राह तक की है, और मैं तुम्हारे बिना अधूरा सा था, और तुम्हारे बिना मेरा है ही कौन? मेरा तुम्हारे बिना ना ही तो कोई जिस दुनिया में था और ना ही शायद कोई आगे भी होगा। अगर तुम्हारे बाद मेरा कोई होगा तो मेरी पत्नी होगी, मेरे बच्चे होंगे, और अभी तुम्हें मेरे बच्चों को भी खिलाना है माँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, और तुम अभी देख लेना 100 साल जियोगे। हमने अपने पिता को खो दिया, और मेरे पिता को खोने के बाद मुझे जितना दुख हुआ है उससे ज़्यादा दुख हुआ था मुझे तुम्हारे जाने के बाद। माँ, तुम मेरे साथ रहना, आप कहीं पर मत जाना। यहाँ पर एक माँ बेटे के, एक परिवार की एक ऐसी कहानी होती है जो पूरा बिखर जाता है। अगर वो बिखरता है तो किस कारण बिखरता है? गरीबी के कारण बिखरता है, एक अपने पिता के कारण बिखर जाता है। पिता के बाद माँ जो होती है वो पूरी बिखर जाती है। बिखर जाने के बाद अपने बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ देती है। उनके साथ कुछ ऐसा होता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।